हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स में इकोनॉमी से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड सिंस नया साल शुरू हो चुका है, प्रीलिम्स नज़दीक आ रहा है, तो आई होप आप सभी ने थोड़ा अपना प्रीलिम्स मोड का जो प्रिपरेशन ऑन कर लिया होगा। तो वही उसी प्रिपरेशन में एक थोड़ा सा वैल्यू एडिशन आज हम यहाँ पर करेंगे 5 क्वेश्चंस डिस्कस करके। शुरुआत वैसे ही रहेगी, 5 क्वेश्चंस देखेंगे, हर एक क्वेश्चन का आप वहाँ पर आंसर करेंगे, फिर हर एक क्वेश्चन को हम वहाँ सॉल्व करके देखेंगे कि आपका क्या स्कोर रहा है। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, जो कि 2023 के लिए यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं, कि स्लीपी क्लासेस द्वारा संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 2023 यहाँ पर लॉन्च किया गया है, जिसकी डेली लाइव क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं 11 से 1 बजे के बीच में, जिसमें आपके स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज करंट अफेयर्स हम यहाँ पर कवर करते हैं। एमसीक्यूज का डेटाबेस आपको दिया जाता है, फिल्टीज यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं, सीसैट की मास्टर क्लास यहाँ पर कंडक्ट की जाएगी इस पर्टिकुलर कोर्स में। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि हमारे इस कोर्स में यहाँ पर अवेलेबल करवाई जा रही हैं आप सभी को। तो डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल करके अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ। ड्रिल वही रहेगी, 5 के 5 क्वेश्चन देखेंगे। आपका काम है इन पांचों के पांचों क्वेश्चंस को पहले देख के अपना करेक्ट आंसर वहां पर मार्क करना। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट है। तो हर एक स्टेटमेंट को देखिए, समझिए और अपने करेक्ट आंसर पर वहां पर पहुंचिए। फिर वहीं बात करें सेकंड क्वेश्चन के बारे में, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स यहां दी गई हैं, इनकरेक्ट फाइंड आउट करने को आपको कहा गया है। थर्ड में बात करते हैं तो यहां पर आपसे एफडीआई से रिलेटेड कुछ बात की गई है, देखिए क्वेश्चन की क्या डिमांड है और करेक्ट आंसर यहां पर मार्क कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन में अगर हम देखें एनपीए, जो कि एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम बार बार कवर करते रहते हैं, उसी से रिलेटेड यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर आपको फाइंड आउट करनी है। फिर वहीं देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, तो पूछा जा रहा है कमेटी के बारे में कि उनकी रिकमेंडेशंस के आधार पर जो फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट था वो यहां पर 2021 का एनेक्ट किया गया था। तो कौन सी कमेटी थी जिसकी रिकमेंडेशंस यहां पर सुनी गई थी इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट के लिए। तो ये 5 क्वेश्चंस यहां पर दिए गए हैं, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कुछ फैक्ट्स बेस्ड भी रहेंगे, कुछ आपको कंसेप्ट बेस्ड भी आपको स्टेटमेंट्स मिलेंगी। तो हर एक क्वेश्चन को करेक्टली मार्क करते हुए हम बढ़ते हैं यहां पर अपने सोल्यूशंस की ओर, जहां पर हम हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, बात हो रही थी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बारे में। 3 स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई थी, बताना था कि इनमें से कौन कौन सी यहां करेक्ट हैं। पहले में क्या कह रहे हैं, जो राइज हुआ यूएस करेंसी का 2022 में, कि यूएस का जो डॉलर इंडेक्स है उसमें जो हमने यहां पर राइज देखा, जिसकी वजह से उसका प्राइस यहां पर बढ़ता गया, वाज ड्यू टू द रिस्क एवर्जन अमंग द इन्वेस्टर्स अमिड द एग्रेसिव मॉनेटरी टाइटनिंग ऑफ द यूएस फेडरल रिजर्व। तो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट यहां पर दी गई है, इसका क्या मतलब है कि यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा जो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी वहां पर फॉलो की गई, उसके चलते जो वहां पर इंटरेस्ट रेट्स जो बढ़ाए गए, उसके चलते बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा कैपिटल्स जितने भी इस तरीके की मार्केट्स में वहां पर लगाया था उससे बाहर निकालते हुए वापस उसे यूएस में ले गए। तो डेफिनेटली सबसे बड़ा कारण भी है। किसी भी देश के लिए फॉरेक्स रिजर्व में सबसे बड़ी जो एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन तो रहती है, वो किस तरीके की रहती है, जो बाहर से इन्वेस्टमेंट वहां आती है। इन्वेस्टमेंट 2 तरीके की रहती है, एक एफडीआई नेचर की रहती है, एक आपकी इंस्टीट्यूशनल जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वहां पर रहती है। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जितने भी इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने जिस प्रकार से यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो की गई, जिसके चलते इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए गए, तो उनके लिए यूएस मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना काफी सेफ बन गया था। इसीलिए बहुत सारे देशों में से उन्होंने अपना पैसा निकाला, जितने भी इस प्रकार के इन्वेस्टर्स थे, और उन्होंने यूएस की जो इस प्रकार के सरकारी बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज हैं वहां पर पैसा डालना शुरू कर दिया, जिसके चलते डेफिनेटली जितने भी कंट्रीज थी जहां से पैसा निकाला गया, उनके फॉरेक्स रिजर्व में थोड़ी बहुत दिक्कत आई होगी। अब उन्हें अपनी इंपोर्ट की पेमेंट्स वहां पर करनी है, तो अब उनके पास डॉलर्स उतने ज्यादा अवेलेबल नहीं रहे, तो डॉलर की यहां पर डिमांड बढ़ती गई, डिमांड बढ़ी, सप्लाई उतनी ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा, तो डेफिनेटली उसके चलते प्राइसेस तो यहां पर बढ़ने ही थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर आपकी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड में जो बात कर रहे हैं कि इंक्रीज जो आता है आपके फॉरेक्स रिजर्व्स में, इट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द राइज इन ईसीबीज, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, बाहर से उधार लिया जा रहा है। तो पेंडेमिक के टाइम भी ना बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने, जब उससे पेंडेमिक से रिवाइव करना था, फर्स्ट वेव वहां पर हिट हो चुकी थी, रिलैक्सेशन यहां पर सरकार द्वारा अनाउंस कर दी गई थी, तो अब डेफिनेटली कुछ ना कुछ पैसों की तो जरूरत है ही, सरकार या बैंक्स तो पैसा दे ही रहे थे यहां पर, बट साथ साथ काफी सारी कंपनीज ने, कॉर्पोरेट्स ने बाहर से भी पैसा उठाया था, जिसे हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स यहां पर कहते हैं। तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स जब बाहर से आएंगी तो डेफिनेटली आपकी बाहर की करेंसी में आएगी, एंड मोस्टली आपकी यूएस डॉलर में ही आएगी। तो यूएस डॉलर में जब वो हमारे पास आएगी तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स में ही कॉम्युलेट होगी, जिसके चलते उसका नंबर भी वहां पर बढ़ेगा। तो डेफिनेटली इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि हमारी सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है।
थर्ड की ओर बढ़ते हैं। थर्ड में यहां पर बात हो रही है कि इंक्रीज इन द यील्ड्स ऑफ 10-year बेंचमार्क सिक्योरिटीज ऑफ द यूएस लेड टू राइज इन इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अब ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, ठीक है जी। रीजन बीइंग यहां पर आपको कहा गया है कि यील्ड में इंक्रीज आता है। तो कभी भी अगर हम बात करें इंडिया के कंटेक्स्ट में, अगर हम थोड़ा सोचने की कोशिश करें कि इंडिया भी इस प्रकार के वहां पर इन्वेस्टमेंट्स करता है, इस प्रकार के बॉन्ड्स वहां पर उनके द्वारा खरीदे जाते हैं, तो 10-year बेंचमार्क सिक्योरिटीज जो कि यूएस की हैं, इंडिया की वहां पर भी इन्वेस्टमेंट है, एज एन एसेट वहां पर इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया भी अपना पैसा। तो बेसिकली जब भी हम यील्ड और प्राइस के बारे में बात करते हैं, ठीक है जी, तो जनरली हम किस प्रकार का रिलेशनशिप देखते हैं? इनवर्स रिलेशनशिप। अब अगर किसी भी एसेट का प्राइस बढ़ रहा होगा, ठीक है जी, तो उसकी वजह से हमारे इंडियन फॉरेस्ट रिजर्व्स में भी उनकी वैल्यू वहां बढ़ती हुई दिखेगी। बट अगर किसी एसेट का प्राइस वहां पर कम होता जाएगा तो डेफिनेटली उसकी वजह से हमारे फॉरेस्ट एक्सचेंज रिजर्व्स में भी हमारे उसकी जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो भी यहां पर कम होती जाएगी। तो जब यहां हमने स्टैब्लिश कर लिया है, बहुत बार इसके बारे में हमने पढ़ा भी है कि यील्ड और प्राइस के बीच में क्या रिलेशनशिप रहता है, तो डेफिनेटली जब भी आपकी यील्ड इस तरीके से बढ़ रही तो हम इजीली कह सकते हैं कि भैया प्राइस वहां पर कम होता गया होगा। तो जब प्राइस वहां पर कम हो गया आपके एसेट का, तो डेफिनेटली वहां जो हमारे इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसमें भी वैल्यू वहां पर कम हुई होगी, राइज नहीं होगा। जब डिक्रीज होगा यील्ड्स में तब हम प्राइस में इंक्रीज देख सकते हैं, जिसकी वजह से फॉरेस्ट रिजर्व्स में भी इंक्रीज हम दे सकते हैं, उसकी वैल्यू में वहां पर इंक्रीज दे सकते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है और उसी के आधार पर ए जो ऑप्शन है वो यहां करेक्ट ऑप्शन है। वही चीज आपको यहां पर बताई गई है, बेसिकली आपका इंडियन एक्सप्रेस में ही एक्सप्लेन्ड आर्टिकल था जिसमें सारी चीजें मेंशन की गई थी कि 2022 में किस प्रकार से यहां पर करेंसी फ्लक्चुएशंस हमने देखी और किस प्रकार से हमारा जो फॉरेस्ट रिजर्व था वो भी यहां पर डिक्लाइन हो गया ऑफ अराउंड 70 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो उसके क्या रीजन थे? कि डेफिनेटली सबसे बड़ा रीजन तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार की यहां यूएस डॉलर की जो करेंसी है, जो वहां की करेंसी है वो अप्रिशिएट होती गई अमंग जितनी भी आपकी बाकी करेंसी थी उसके अगेंस्ट अगर उसे कंपेयर करें तो वहां वो बढ़ता ही गया, जिसकी वजह से जो हमारी रुपये की वैल्यू है वो यहां पर कम होती गई। रुपये की वैल्यू जो हमारे लिए यहां पर कम होगी तो डेफिनेटली जो हमारे द्वारा इंपोर्ट्स यहां पर किए जा रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? यहां महंगे हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें अपना फॉरेस्ट रिजर्व भी वहां पर यूज करना पड़ रहा है, ठीक है जी। उसके अलावा एक और यहां पर रीजन था, वो था आपका वैल्यूएशन लॉस का, कि बेसिकली अगर हम किसी भी तरीके से बात करें कि फॉरेस्ट रिजर्व्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स यहां पर रखे जाते हैं, तो एक तो आपका जिस प्रकार की फॉरेन करेंसीज हैं हम उनको यहां पर रखते हैं, फिर आपका एसडीआर वहां पर आता है, गोल्ड वहां पर आता है, ठीक है जी, फिर जो आपकी रिजर्व ट्रांसपोजिशन वहां पर रखी जाती है आईएमएफ की। तो ये बेसिक सी चीजें यहां पर हमारे फॉरेस्ट की कंपोनेंट से माने जाते हैं। तो फॉरेन करेंसीज डेफिनेटली वहां सिर्फ और सिर्फ डॉलर की फॉर्म में नहीं होंगी, बाकी करेंसीज यूरो, येन, युआन, ये सभी भी हम यहां पर स्टोर करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी इस प्रकार की यूएस डॉलर का इंडेक्स वहां पर बढ़ेगा तो डेफिनेटली बाकी करेंसीज के ऊपर भी यहां पर असर पड़ेगा, जिसकी वजह से उनकी जो वैल्यू वो यहां पर कम होती जाएगी। तो वैल्यूएशन लॉस भी यहां पर देखा गया है, ठीक है जी। तो ये बेसिक से पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। मैं डेफिनेटली आपको कहूंगा कि ये जो पर्टिकुलरली आपका एक्सप्लेन का आर्टिकल है इसको जाके देखिए, काफी सारी चीजें आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। बट आई होप आपको इस क्वेश्चन की जो डिमांड थी वो यहाँ क्लियर हो गई होगी, क्या क्या चीजें पूछी गई थी और किस तरीके से हम ए आंसर पे यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट पर यहाँ पर पहुंचे हैं, ठीक है जी। तो आई होप आपने करेक्टली मार्क किया हो। सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स के बारे में। 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है। तो बेसिकली पहली जो 2 स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल करेक्टली यहां बताई गई हैं कि डेफिनेटली इनके द्वारा 3 क्रिटिकल डायमेंशंस यूज किए जाते हैं सोशल प्रोग्रेस के। कि पहली बात, बेसिक ह्यूमन नीड्स किस तरीके से पूरी की जा रही हैं, वेलबींग की फाउंडेशन किस प्रकार से स्थापित की गई है किसी भी इकोनॉमी में, और किस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज वहां पर जनता को प्रोवाइड की जा रही है। तभी तो हम बता सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है या पर्टिकुलर स्टेट है या पर्टिकुलर रीजन है उसमें सोशल प्रोग्रेस हो रही है नहीं हो रही है। तो पहला तो आपका करेक्ट था, सेकंड में बिल्कुल करेक्टली बताया गया। इंडेक्स आपका तैयार किया गया इंस्टीट्यूट फॉर कम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेसिव इंपेरेटिव द्वारा। बट यहां आपके स्टेट्स को तो रैंकिंग किया ही गया है, बट साथ के साथ डिस्ट्रिक्ट्स की भी यहां पर रैंकिंग की गई है, ठीक है जी। सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स को ही नहीं किया गया है। तो यही बेसिक सा थर्ड स्टेटमेंट थी जो कि आपकी यहां इनकरेक्ट है, और वही चीज अब आपको उसी के आधार पर सी आंसर यहां पर करेक्ट आंसर है। वही चीज आपको यहां पर भी बताई गई है कि किस तरीके से आपका एसपीआई यहां पर लॉन्च किया गया है, कौन कौन सी चीजों को उन्होंने यहां पर कंपोनेंट में रखा, किस प्रकार के इंडिकेटर्स आपके यूज किए गए। स्टेट लेवल पर आपके 89 थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 49 थे। जो आपके बेसिक ह्यूमन नीड्स का जो आपका ये पर्टिकुलर पैरामीटर है, इसमें बेसिकली हमने यहाँ पर देखा किस प्रकार की न्यूट्रिशनल, बेसिक मेडिकल केयर, वाटर एंड सैनिटेशन, पर्सनल सेफ्टी, शेल्टर सर्विसेज, ये सभी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। फाउंडेशन ऑफ वेलबींग में हमने देखा किस प्रकार का बेसिक नॉलेज का एक्सेसिबिलिटी वहाँ पर है या नहीं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन की एक्सेसिबिलिटी है नहीं, हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड किस प्रकार के इनिशिएटिव्स रन किए जा रहे हैं,
अपॉर्चुनिटी किस चीज़ पे फोकस कर रही है कि पर्सनल राइट्स आप इंजॉय कर पा रहे हैं नहीं, पर्सनल फ्रीडम, चॉइस, इंक्लूसिवनेस, एडवांस एजुकेशन के लिए आपके पास एक्सेस है या नहीं। तो ये बेसिक से पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं दोनों ही प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको इन पॉइंट्स को फर्दर अपने मेंस में भी वहां पर यूज कर सकते हैं। बट उसके अलावा बेसिकली यहाँ 6 टीयर्स में आपका अलग अलग तरीके से यहाँ पर रैंकिंग की गई है। टियर 1 की रैंकिंग यहाँ पर देख लो, पुडुचेरी को सबसे ज़्यादा यहाँ पर रैंक दिया गया है, एसपीआई उनका 65.99 यहाँ पर स्टैंड करता है। तो बेसिक्स आपके लिए कंटेंट है, एक बेसिक सा ये रैंकिंग है जो कि आपको ध्यान रखनी। कई बार स्टेट पीसीएस में से क्वेश्चन आ जाते हैं कि वहाँ पर स्टेट्स के नाम दिए होंगे, आपको कहेंगे कि भैया इसको अरेंज करो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में एज पर द एसपीआई इंडेक्स। तो आपको पता होना, एक बेसिक्स आइडिया होना यहाँ पर जरूरी है। उसके अलावा कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है जिसको टॉप रैंक यहाँ पर दिया गया है। ठीक है जी, अगर नहीं पता तो डेफिनेटली इसको सर्च करके कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एफडीआई के बारे में बात हो रही थी, स्टार्टिंग में हमने बात की थी ना, फॉरेन जो आपके इस तरीके के एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसमें एफडीआई भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है, एफपीआईज भी रोल प्ले करते हैं। बट एफपीआई थोड़े वॉलेटाइल नेचर के होते हैं, जैसे कि हम देखते भी हैं कि कैपिटल फ्लाइट वहाँ पर हो जाता है। जिस प्रकार के कोई भी अगर दिक्कत भरी बात किसी इकोनॉमी में चल रही होगी तो वहाँ पर जितने लोगों ने बाहर से पैसा लगाया होगा वो अपना पैसा पुल आउट भी कर लेंगे, जिन्होंने एफपीआई के माध्यम से लगाया होगा। एफडीआई के माध्यम से यहाँ पर आपकी एक होलिस्टिक अप्रोच फॉलो की जाती है इन्वेस्टमेंट की, जिसके आधार पर पैसा ही नहीं सिर्फ और सिर्फ बल्कि आपके यहाँ स्किल्स भी आते हैं, टेक्नोलॉजी भी आती है, मैनेजमेंट भी आती है। मतलब जो पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है वो ओवरऑल ग्रोथ की यहाँ पर कोशिश करेगा। ठीक है जी। तो 2 स्टेटमेंट देखी थी, कह रहे थे पहली स्टेटमेंट में डेफिनेशन की बात होगी है कि किसी प्रकार की फॉरेन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू और बियॉन्ड 5% स्टेक इन अ पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी कैपिटल, कि जो कंपनी आपकी लिस्टेड है किसी भी एक्सचेंज में, ठीक है, इंडिया के एक्सचेंज में, बीएससी एनएससी में, तो अगर उसमें 5% से ज्यादा की वहां पर इन्वेस्टमेंट की जाती है, 5% से ज्यादा स्टेक वहां पर रखा जाता है, तो हम उसे कहते हैं कि भैया ये आपकी उस प्रकार से ये ईडीआई नहीं होगा भैया, ये माफी चाहूंगा एफडीआई कहा गया है यहाँ पर, तो उसे हम कहते हैं कि ये एफडीआई इन्वेस्टमेंट है। तो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है गलत है, इसमें 5% का नहीं 10% की बात रखी गई है। अर्थात कि कोई भी अगर लिस्टेड कंपनी वहां पर रहेगी उसमें किसी भी अगर बाहर के इन्वेस्टर का 10% से ज्यादा का स्टेक वहां पर हो जाता है तो हम कहेंगे कि भैया ये एफडीआई इन्वेस्टमेंट यहाँ पर मानी गई है। बट अगर 10% से कम है तो हम उसमें कहेंगे कि ये आपकी एफपीआई इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की गई है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की गई है। सेकंड में बात करें कि इंडिया इज अमंग द टॉप 25 नेशंस टू बी इन केयरनीज 25 कंट्री 2022 एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर इनकरेक्ट है। उसी के आधार पर जो डी ऑप्शन है वो हमारी करेक्ट ऑप्शन है। तो बेसिकली जो एफडीआई है किस तरीके से हम इसे यहाँ पे कैटेगराइज करते हैं, क्या बेसिक से डेफिनेशन है, तो ये मायाराम पैनल द्वारा यहाँ पर दी गई थी कि किसी भी इस प्रकार की लिस्टेड कंपनी में अगर हम कहें कि इन्वेस्टमेंट जो वहाँ पर हुई है या जो स्टेक है किसी बाहर के इन्वेस्टर का 10% से ज़्यादा हो चुका है तो उसे हम एज एन एफडीआई यहाँ पर मानेंगे। ठीक है जी। बट अगर कोई ऐसी अनलिस्टेड कंपनी उसमें जितनी भी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर हो रही है बाहर से तो उसे हम क्या कहेंगे कि भैया ये एफडीआई है। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर आएगा कि मान लेते हैं 10% से ज़्यादा यहाँ पर 11% की बाहर के इन्वेस्टर ने अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी, बट वो वहाँ पर जो कंपनी के बाकी ओनर्स उनको कह रहा है कि भैया मेरे को थोड़ा सा अपने शेयर्स यहाँ पर बेचने हैं, मैं अब 9% पे यहाँ पर आ जाऊंगा, मुझे कैपिटल करेंसी की दिक्कत है। आपस में जो भी सांठ गांठ होती है तो उसकी वजह से उनके शेयर्स ट्रांसफर हो जाते हैं, इनको पैसा यहाँ पर आ जाता है। तो यदि ये जो पहले एफडीआई डिक्लेयर की गई थी और बाद में जब ये 9% यहाँ पर हो चुका है तो हम क्या बोलेंगे, अभी एफपीआई हो गया? नहीं, एक बार अगर एफडीआई वहां पर डिक्लेयर हो चुकी है तो वो एफडीआई ही रहेगी, इररिस्पेक्टिव किस तरीके से वहां पर कंपनी में स्टेक किसी फॉरेन इन्वेस्टर का चेंज होता है। एक बार एफडीआई है तो एफडीआई ही रहेगा। ठीक है जी। तो बेसिक सा पॉइंट है, ध्यान में रखना है। फिर वहीं बात करें केयरनीज के एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स के बारे में, तो बेसिकली ये जो इंडेक्स यहाँ पर तैयार किया गया है इसमें क्या चीज यहाँ पर असेस की जाती है, इंपॉर्टेंट है पता होना कि यहाँ देखा जाता है कि जो इन्वेस्टर ऑलरेडी किसी मार्केट में इन्वेस्ट कर चुका है उसका और कितना कॉन्फिडेंस यहाँ पर बिल्डअप हुआ है कि वो दोबारा से वहां पर इन्वेस्ट करेगा। मतलब ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है हमें फ्यूचर प्रोस्पेक्टस के बारे में वहां पर बताने की कोशिश करता है कि इन्वेस्टर्स का क्या यहाँ पर इंटेंशन है विद रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी इकोनॉमी। तो 2020 के बाद से यहाँ इंडिया जो है इसकी जो टॉप 25 रैंकिंग्स हैं उससे बाहर यहाँ पर निकल चुका है और डेफिनेटली हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि इस प्रकार से नेसेसरी स्टेप्स यहाँ पर लिए जा सके एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से, गवर्नमेंट की साइड से, ताकि इन्वेस्टर का इंडियन मार्केट्स में पैसा लगाने के लिए जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा और यहाँ पर इंप्रूव हो। तो एक बेसिक लिस्ट दी गई है तो आप इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके डेवलप्ड मार्केट्स हैं उनमें ज़्यादा पैसा लगाने की यहाँ पर कोशिश की जाती है, क्योंकि वहाँ उस प्रकार का कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर के पास रहता है कि अच्छी रिटर्न भी मुझे वहाँ से मिलेगी।
ठीक है जी। इमर्जिंग मार्केट में कहीं ना कहीं रिस्क तो रहता ही है, बट रिवॉर्ड भी उतना ज्यादा रहता है। तो ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन थी जो कि मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाह रहा था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के माध्यम से। फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एनपीए के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, स्टेटमेंट्स दी गई हैं, करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो क्या कह रहे हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में, एसेट्स जो कि आपके एनपीए रह चुके हैं फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स, उन्हें हम सब स्टैंडर्ड एसेट्स कहते हैं। तो बिल्कुल करेक्टली यहां पर बताया गया है, 3 टाइप्स हैं, अभी अब एक बार देख भी लेंगे एक्सप्लेनेशन में। तो फर्स्ट टाइप जो आपकी सब स्टैंडर्ड एसेट्स है वो यहां पर करेक्टली बताई गई है। और एनपीए किसको कहते हैं कि जिस प्रकार का यहां पर बैंक्स द्वारा जो एसेट जनरेट किया गया है बाय द मीन्स ऑफ लोन्स, ठीक है जी। अब उन लोन्स की रीपेमेंट नहीं हो रही और 90 दिन हो चुके हैं कि उस लोन से, सॉरी 90 दिन, परसेंटेज नहीं, माफी चाहूंगा, 90 दिन वहां पर हो चुके हैं कि उस लोन से किसी भी प्रकार की ईएमआई नहीं आई। तो हम क्या कहते हैं कि भैया ये जो पर्टिकुलर लोन था जो कि बैंक के लिए एक एसेट था वो नॉन परफॉर्मिंग नेचर का बन चुका है। सेकंड में बात हो रही है राइटिंग ऑफ के बारे में कि अगर किसी लोन को वहां राइट ऑफ किया जाता है तो उसके आधार पर कह रहे हैं कि कोई भी कोलैटरल और सिक्योरिटी जो भी रहेगी अगेंस्ट द बोरोड अमाउंट वो वापस बोरोअर को दे दी जाएगी। तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। रीजन बीइंग, 2 तरीके की आपके इस तरीके से लोन की माफी होती है। माफी तो नहीं कहेंगे कि उन्हें बैलेंस शीट से बाहर निकालने की कोशिश की जाती है, एक वेव ऑफ के माध्यम से और एक राइट ऑफ के माध्यम से। तो जब भी लोन्स वेव ऑफ किए जाते हैं तो उसका मतलब रहता है कि वो माफ कर दिए गए हैं। ध्यान रखना इस चीज का, लोन्स वेव ऑफ किए गए हैं मतलब माफ कर दिए गए हैं कि अगर कोई भी किसी प्रकार की सिक्योरिटी और कोलैटरल वहां पर रखा होगा बोरोड अमाउंट के अगेंस्ट तो उसे वापस बोरोअर को दे दिया जाएगा। तो राइटिंग ऑफ के केस में ऐसा नहीं रहता। राइट ऑफ के केस में क्या रहता है कि वहां पर बैंक्स उस लोन को जो कि एनपीए में कन्वर्ट हो चुका है उसको अपनी बैलेंस शीट से ही बाहर निकाल देते हैं, बोलते हैं कि अब इसका कुछ भी नहीं हो सकता, जितनी रिकवरी करने की कोशिश हो सकती थी वो यहां पर हो चुकी है, ठीक है जी। बट फिर भी अगर कोई भी किसी प्रकार का ऐसा कोई कोलैटरल जो उनके द्वारा वहां दिया गया है तो वो ऐसा नहीं है, राइट ऑफ के केस में वापस कर दिया जाएगा, उस कोलैटरल की दोबारा से रीसेल की जाएगी ताकि बैंक जितना ज्यादा पैसा हो सके वहां से निकाल सके और अपना जो ये लॉस का वैल्यू है इसे यहां पर कम कर सके। तो राइट ऑफ और वेव ऑफ के बीच में डिफरेंस पता होना जरूरी है और वैसे भी हमने एक फ्यू मिनट सीरीज में पूरा टॉपिक भी वहां पर डिस्कस किया था। थर्ड में जो बात हो रही है कि लोन राइट ऑफ एक रेगुलर एक्टिविटी जो कि बैंक द्वारा कंडक्ट की जाती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा भी, ताकि अपनी बैलेंस शीट को क्लीन कर सके और टैक्स लायबिलिटीज यहां पर मिनिमाइज कर सके। रीजन बीइंग कि जब आप किसी लोन को इस प्रकार से राइट ऑफ कर लेते हैं क्योंकि वो एनपीए बन जा चुका है तो आप उसको लॉस में दिखाते हैं कि भैया ये मेरा लॉस हो चुका है। टैक्स आपका किसके ऊपर लगता है? प्रॉफिट के ऊपर। तो जब आपका ऑलरेडी यहां पर काफी ज्यादा लॉस हो चुका है तो आपका नेट प्रॉफिट रहेगा, उसका नंबर भी यहां पर डिक्रीज हो जाएगा जब इस तरीके से आप अपने लॉस को यहां पर दिखाएंगे कि भैया हमने लोन राइट ऑफ कर दिया, ये हमारा प्योर नुकसान हो चुका है। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट थी और उसी के आधार पर हमारी सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो वही चीज आपको बताएगी कि एनपी क्या रहता है कि जब किसी प्रकार की प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की जो पेमेंट है वो ओवरड्यू हो चुकी है, 90 दिन का पीरियड यहां पर क्रॉस हो चुका है, हम कहते हैं कि ये पर्टिकुलर लोन अब एनपीए बन चुका है। तो 3 तरह की कैटेगरीज हैं, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस एसेट्स। सब स्टैंडर्ड 12 से कम महीने या 12 महीने तक का टाइम हो चुका है कि कोई यहां पर पैसा वापस नहीं आया, ठीक है जी, एनपीए बना पड़ा है। डाउटफुल एसेट्स कि जब वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में भी ऑलरेडी 12 महीने से ज्यादा समय तक रह चुके हैं तो फिर उसको हम कहते हैं कि भैया ये डाउटफुल एसेट बन चुका है। लॉस एसेट्स क्या रहेगा कि जिसे हम कहते हैं कि भैया अनकलेक्टेबल है, ठीक है जी, या बहुत ही कम वैल्यू है कि इसकी कंटिन्यूस करना बैंकेबल एसेट के लिए कोई जरूरत नहीं है और इसको हम एक तरीके से रिकवरी वैल्यू यहां पर जो भी हो सकती है वो यहां पर हो चुकी है, तो हम कहेंगे कि हमारा लॉस एसेट है। तो जब आपका राइट ऑफ किया जाता है तो उसे हम लॉस एसेट में यहां पर कन्वर्ट कर देते हैं। तो बेसिक पॉइंट है, जरूर ध्यान में रखना है, ऐसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स रहते हैं इनको पेपर में इनकरेक्ट नहीं करना है। फिर वही वेव ऑफ और राइट ऑफ के बीच में क्या डिफरेंस है, तो वही बताया मैंने, फार्मर्स का जैसे आपने सुना होगा उनके लोन्स वेव ऑफ कर दिए जाते हैं, बिल्कुल ही माफ कर दिए जाते हैं कि उन्होंने अगर अपनी जमीन भी गिरवी रखी है उस लोन को लेने के चक्कर में तो वो जमीन भी उन्हें वापस दे दी जाएगी। तो ये बेसिकली सरकार द्वारा यहां पर इनिशिएटिव लिया जाता है, ठीक है जी। बट जो राइट ऑफ की आपकी कैटेगरी है ये बेसिकली बैंक्स द्वारा एक प्रैक्टिस है जो कि फॉलो की जाती है ताकि वहां पर अपनी बैलेंस शीट को क्लीन किया जा सके, उस पर्टिकुलर लोन को जो कि एनपी के तरीके से वहां पर बैठा पड़ा है, लाइबिलिटी के वहां पर सेक्शन में वहां पर बैठा पड़ा है, उसको लॉस में ले जाए ताकि उनकी टैक्स लाइबिलिटीज भी यहां पर कम हो सके। बट किसी प्रकार का कोलैटरल और सिक्योरिटी जो कि यहां पर सबमिट की गई होगी बोरोअर द्वारा वो वापस नहीं की जाएगी, उसकी कोशिश की जाएगी कि उसकी रिपेमेंट हो जाए, किसी प्रकार से उसकी ऑक्शनिंग वहां पर हो जाए ताकि बैंक वहां पर थोड़ा बहुत अपना पैसा रिकवर कर सके। तो ये बेसिक से पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं इस तरीके से। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर कि कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशंस के आधार पर आपका फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2021 का इनैक्ट किया गया था। तो 4 ऑप्शंस दी गई थी। तो पहली बात तो करेक्ट ऑप्शन यूके सिन्हा कमेटी की, डी ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट आंसर है। बाकी जो 3 कमेटीज हैं
जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो, आपके लिए होमवर्क है कि भैया ये कमेटीज किस चीज़ के लिए यहाँ पर स्थापित की गई थी। ये छोटे छोटे फैक्ट्स भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है जी। तो डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था। तो ये जो एक्सपर्ट कमेटी थी आरबीआई द्वारा यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट की गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूके सिन्हा, कि बेसिकली वो चाहते थे कि एमएसएमई सेक्टर में जिस प्रकार की इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी हम चाहते हैं उनसे रिलेटेड कुछ रिकमेंडेशन उनके द्वारा सजेस्ट की जा सके। तो फैक्टरिंग एक ऐसा इंपॉर्टेंट टूल यहाँ पर माना जाता है जिसके चलते एमएसएमईज को हम थोड़ा बहुत कैपिटल फंडिंग वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, पैसा वगैरह वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। मैं पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर तो नहीं जाऊँगा कि फैक्टरिंग क्या होती है, काफ़ी लंबा कॉन्सेप्ट है। मैं डेफिनेटली आपको एडवाइस करूँगा कि इससे रिलेटेड भी एक बार फ्यू मिनट सीरीज हमने वहाँ पर डिस्कस किया है, फैक्टरिंग की पूरी प्रोसेस से रिलेटेड, एक बार जाके जरूर उसे देख लीजिए। बट क्या था कि फैक्टरिंग से रिलेटेड सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर क्या थी कि इसकी जो डेफिनेशन वहाँ पर सेट की गई थी कि कौन सी एनबीएफसी फैक्टरिंग की प्रोसेस वहाँ पर करेगी। मैं आप चलो फैक्टरिंग वर्ड भी नहीं यूज़ करता, एक तरीके से किस तरीके से जो एमएसएमईज को यहाँ पैसा प्रोवाइड करना है, तो ये फैक्टरिंग वाले जो आपके एनबीएफसीज हैं वो यहां पर इस प्रकार का कैपिटल इन्हें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। तो बट इन एनबीएफसीज की जो डेफिनेशन थी कि कौन से एनबीएफसीज फैक्टर्स कहलाएंगे वो काफी स्ट्रिक्ट थी। उन्होंने क्या बोला था पहले डेफिनेशन में कि भैया जो 50% से ज्यादा के जिनके एसेट्स वहां पर फैक्टरिंग के बिजनेस से वहां पर तैयार हुए हैं उन्हें ही हम कहेंगे कि भैया ये आपके फैक्टर्स कहलाए जाएंगे, उन्हीं को यहां पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वहां पर उनकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी एज अ एनबीएफसी फैक्टर्स, ठीक है जी। तो ये बहुत ही स्ट्रिक्ट आपकी एक डेफिनेशन यहाँ पर रखी गई थी, एक कंडीशन यहाँ पर रखी गई थी जिसके चलते जो आपके फैक्टर्स थे वो लिमिटेड थे, अराउंड 8 से 9 ही फैक्टर्स पूरे देश भर में काम कर रहे थे। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को हटाना बहुत जरूरी था और वही चीज यहाँ पर यूके सिन्हा कमेटी ने भी सजेस्ट की कि भैया ये जो प्रिंसिपल बिजनेस का आपका जो यहाँ पर फंडा है कि प्रिंसिपल बिजनेस वहाँ पर फैक्टरिंग ही होना चाहिए और किसी प्रकार के ऑपरेशंस में वो काम नहीं करने चाहिए, तो ये आप नहीं कर सकते, आपको थोड़ा एनबीएफसीज के लिए भी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। उन्होंने क्या बोला कि जो प्रिंसिपल बिजनेस का क्राइटेरिया है वो आप इसको हटा दीजिए ताकि बाकी एनबीएफसीज भी खुद को एज अ फैक्टर का वहाँ पर लाइसेंस ले सकें और उस प्रकार की चीजें वहाँ पर कंडक्ट कर सकें। फिर उसके अलावा आपके फैक्टरिंग जो है आइदर मैन्युअली की जाती है या फिर ट्रेड्स के ऊपर की जाती है, और जो अमेंडेड एक्ट है और जो नए रेगुलेशंस यहाँ पर रखे गए हैं उन्होंने कहा है कि जो ट्रेड प्लेटफॉर्म है वो रजिस्टर करेंगे चार्ज डायरेक्टली विद द सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ठीक है जी, ऑन द बिहाफ ऑफ द फैक्टर्स, जिसमें प्लेटफॉर्म का पूरा यूज की जगह। ट्रेड प्लेटफॉर्म बेसिकली क्या करता है कि यहाँ पर एक एमएसएमई रहेगा, ठीक है, जो कि सामान तैयार कर रहा है, एक आपका कोई ना कोई यहाँ पर बायर रहेगा जो कि सामान को खरीदेगा, और एक रहेगा आपका फैक्टर जो कि एमएसएमई को थोड़ा बहुत लोन यहाँ पर प्रोवाइड करेगा, ठीक है जी। इन तीनों ही एक तरीके के जो आपके प्लेयर्स हैं इस पर्टिकुलर बिजनेस साइकिल में, इन तीनों को ही हम ट्रेड प्लेटफॉर्म पे एक साथ देख सकते हैं। तो यहाँ पर एमएसएमई के पास ऑप्शन रहेगी कि कौन से फैक्टर को चूज करना है, कौन हमें किस प्रकार की सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है जी। तो ये कुछ चेंजेस यहाँ पर किए गए थे फैक्टरिंग एक्ट में, बट मैं आपको दोबारा सजेस्ट करूंगा, फैक्टरिंग एक्ट हमने डिटेल में डिस्कस किया है, फैक्टरिंग की पूरी प्रोसेस डिटेल में डिस्कस की है। फ्यू मिनट सीरीज का आपका एक लेक्चर है, स्लीपी क्लास के चैनल पर जाइए, सर्च कीजिए, आपको इजिली वहां पर मिल जाएगा। तो ये थे आज के 5 क्वेश्चन। आई होप आप में से सभी ने ही करेक्टली इन क्वेश्चन को यहाँ पर मार्क किया हो। तो जो भी आपका स्कोर है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए और इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए जहां पर हम दिन के 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से डेली प्रैक्टिस करना, क्योंकि यहां पर आपका नुकसान कुछ नहीं है, या तो आपका रिवीजन हो रहा है अगर आपको वो चीज पहले से आती थी, या आपका वैल्यूएडिशन हो रहा है कि आप नए पॉइंट्स अपने नोट्स में यहां पर ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आई होप सभी चीजें आपको यहां समझ आ गई हो। तो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।